हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री। जैसा कि मैंने कहा था, मैं जल्द से जल्द हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज से हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हिस्ट्री उन्हें पसंद नहीं आती। उसका रीज़न ये होता है कि आप कहीं भी जाओ, आप चाहे बुक से पढ़ो, चाहे किसी कोचिंग में जाके पढ़ो, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए जाते हैं कि भैया इस सन में ये हुआ था, इस सन में ये हुआ था, बस। और आपका काम रहता है कि उसको रट लो। तो इसलिए हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अब हम हिस्ट्री को एक नए तरीके से पढ़ेंगे, और ऐसे तरीके से मैं पढ़ेंगे कि आपको हिस्ट्री में मज़ा आ जाएगा। हम इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एक कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई भी घटना होती है, तो उस घटना के होने के पीछे उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो हम उस रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हुआ तो इसके पीछे रीज़न क्या था, ये हुआ तो क्यों हुआ। उस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। साथ में मैं आपको जो हिस्ट्री है वो नोट्स के फॉर्म में नहीं पढ़ाऊंगा कि बस लिखवा दिया, नहीं। हम एक माइंड मैप बनाएंगे। ठीक है, माइंड मैप क्या होता है, हम एक चार्ट के फॉर्म में उसको बनाएंगे, और ऐसे बनाएंगे कि हम उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन जब आप उन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको उसके पीछे की पूरी कहानी याद हो जाएगी कि अच्छा ये पॉइंट है, मतलब ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने इसका माइंड मैप भी बताया हुआ है, बनाया हुआ है, आप उसको कॉपी कर लें। तो मैं आपको लास्ट में माइंड मैप भी बताऊंगा कि उसको कैसे बनाना है, और आगे की सारी क्लासेस भी मैं आपको इसी फॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ, माइंड मैप के फॉर्म में। तो दोस्तों, हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 मेन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हिस्ट्री में जो भी चीज़ हुई है वो हमेशा ईज़ी की तरफ जाने की कोशिश की है। मतलब जब भी हमें कोई चीज़ हार्ड लगेगी, हम उसका ईज़ी वे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब भी हिस्ट्री में हमें किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंडीशन ऐसी खड़ी होती है जो हमारे पसंद की नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी नया रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे फेवर में हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो। ठीक है ना। तो हिस्ट्री में अभी तक जो भी हुआ है सब इसी चीज़ को लेके हुआ है कि जब हमको कोई चीज़ हार्ड लगने लगी, हम उस चीज़ को सह रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम उसको सहना बंद कर देते हैं, और हम उसकी जगह एक ईजी वे उसका ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो हिस्ट्री है वो मैनेज्ड से अनमैनेज्ड की तरफ गई है, और वापस अब हम मैनेज्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। हम पूरे तरीके से मैनेज्ड सिविलाइजेशन में नहीं गए हैं, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम विकासशील हैं, विकसित नहीं हो पाए पूरे तरीके से। तो पहले हमारी जो हिस्ट्री की जो पुरानी सभ्यताएं थी वो कैसी थी, मैनेज्ड थी। उसके बाद फिर बीच में कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण हम अनमैनेज की तरफ चले गए, और बाद में हम दोबारा क्या कर रहे हैं, अब मैनेज सिविलाइजेशन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज होती है आर्थिक प्रणाली, जिसको हम इकोनॉमिकल सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारी जो आर्थिक प्रणाली होती है वो दो तरीके से होती है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक हो गई है सरप्लस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त, और दूसरी होती है सबसिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं जीवन निर्वाह। तो आइए समझते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। सरप्लस या अतिरिक्त का मतलब क्या होता है कि हमें पता है हमारे पास अभी जो खाना रखा है, तो हमको आने वाले कुछ टाइम तक, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल तक हमको खाने के लिए हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना खाना हैगा कि आने वाले कुछ महीनों तक हम खा सकते हैं। लेकिन हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर की सोच के चलते हैं कि भैया अभी तो ठीक है, आज तो ठीक है, कल तो ठीक है, परसों तो ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद मुझे फिर रिक्वायरमेंट्स आएगी। तो हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आज मेहनत कर रहे हैं। यानी कि हम किसकी सोच रखें, या दूर की सोच रखें, फ्यूचर की सोच रखें कि फ्यूचर में हमें ऐसा करना पड़ेगा। वो होता है सब सरप्लस सिस्टम या अतिरिक्त सिस्टम। यानी कि हमारे पास इतना है कि वो ना केवल आज की पूर्ति करेगा, बल्कि आने वाले कुछ समय तक की भी वो पूर्ति कर देगा। लेकिन हमें जो प्लानिंग करना है वो उस टाइम से और आगे की प्लानिंग करना है कि भाई बाई चांस 6 महीने का है तो 6 महीने तक तो मुझे खाना मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे मेहनत किसके लिए करना है, उस 6 महीने के बाद वाले टाइम पीरियड के लिए। तो उसे हम बोलते हैं अतिरिक्त या सरप्लस सिस्टम। दूसरा होता है जीवन निर्वाह या सबसिस्टेंस सिस्टम। तो सबसिस्टेंस सिस्टम क्या होता है, सबसिस्टेंस सिस्टम का मतलब होता है आज का निर्णय।
हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आज के लिए कर रहे हैं, हमें कल का नहीं पता। हम आज काम कर रहे हैं ताकि हमें आज खाना मिल सके, कल के लिए हम फिर दोबारा मेहनत करेंगे और फिर खाना कमाएंगे। ठीक है, तो वो होता है सबसिस्टेंस सिस्टम या जीवन निर्वाह सिस्टम। जैसा कि हम कह सकते हैं जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुआ था। भाई ब्रिटिश रूल के टाइम पे आप सोचो कि हम पैसा जोड़ लें या कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि फ्यूचर में हमको वो रिटर्न मिले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। वो इतना हैरेस करके रखे थे, इतना परेशान करते थे कि आप पैसा जोड़ ही नहीं सकते थे। तो वो हो जाता था सबसिस्टेंस सिस्टम या जीवन निर्वाह पद्धति, जिसमें आप जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन जीने के लिए काम कर रहे हैं। भैया आज काम करो ताकि आज खाना मिल सके। तो हमारी जो इतिहास है, हमारा जो पूरा हिस्ट्री है, वो इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। फिर आते हैं हम एक मैनेज्ड सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा संस्कृति जो थी, हड़प्पा सभ्यता जो है, आपने सुना होगा, वो एक मैनेज सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम बात करें हमारी सभ्यताओं में, तो सबसे मैनेज जो सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हमारे जो टाइम स्टार्ट होता है वो हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मानव जाति का उदय कैसे हुआ, कब आई, कब से चल रही है। तो अगर हम बात करें हमारे इतिहास की, मानव जाति का पृथ्वी में जब जन्म हुआ उस टाइम की अगर हम बात करें, तो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व पृथ्वी पे मानव का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आप कई बार सोचते होंगे कि हम वर्ड यूज करते हैं ईसा पूर्व और ईसवी, तो ये है क्या? तो हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ईसाई कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर हम यूज करते हैं। तो जो क्रिश्चियन कैलेंडर है उसकी स्टार्ट हुई थी कब से? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो जिस समय पे ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको शून्य काल माना जाता है, मतलब 0 ईयर मानते हैं। फिर जब वो 1 साल के हुए तो 1 2 3 ऐसे वो बढ़ते गए, उनकी एज बढ़ती गई और हमारा ईयर भी बढ़ता गया, और अभी 2020 हो गया, 2021 आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 2020 ईस्वी। ठीक है ना। लेकिन क्या जब उनका जन्म हुआ तभी मानव जाति का जन्म हुआ था पृथ्वी पे? नहीं, इसके पहले भी थी ना। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, और ये उल्टे क्रम में चलता है। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले एक, फिर 2 3, मतलब वो अपोजिट चलेगा, इंक्रीजिंग की जगह वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है ना। तो ये होता है ईसवी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो जो हमारा पृथ्वी पे जन्म हुआ था वो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व हुआ था। उस समय के हमारे पास कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, बस कुछ अवशेष मिले थे जिससे हमने अनुमान लगाया कि भाई इनकी एज कितने साल पहले है। तो उसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक हो गया पुरा पाषाण काल और दूसरा हो गया पाषाण काल। अब बात ये आती है कि भैया पुरा पाषाण और पाषाण काल का मतलब क्या है? तो देखो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, स्टोन एज बोलते हैं हम जैसे इंग्लिश में। ठीक है, तो पाषाण काल का मतलब क्या हो गया कि भाई जब लोग पत्थरों का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। और पुरा पाषाण काल का मतलब क्या हो गया? उससे भी पहले का समय, वो समय जब लोग कुछ नहीं जानते थे। ठीक है ना। तो जो पुरा पाषाण काल का समय है उसको हम मानते हैं 1 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय। इस टाइम पे क्या था, लोग सिर्फ अपनी बेसिक नीड मतलब खाना पानी के लिए यहाँ वहाँ भसक भटकते रहते थे। ना आग से परिचित थे, ना खेती से परिचित थे, उनको कुछ नहीं पता था, बस उनका एक ही काम था, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं सिर्फ खाने और पानी की तलाश में। तो इनके बारे में हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई लेख नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ कुछ अवशेष मिले हैं जिससे हमने इनकी एज पता की हुई है। फिर अगर हम बात करें पाषाण काल की यानी स्टोन एज की, वह काल जब लोगों ने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो वो था 10,000 ईस्वी पूर्व के बाद का समय। तो इस टाइम तक लोग क्या हो गए थे, इतने समझदार हो गए थे कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पत्थरों के औजार वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए थे। इसी टाइम तक आग की खोज भी हो चुकी थी। ठीक है, लोग गुफाएं बनाने लगे थे, पत्थर का पहिए का निर्माण कर लिया था। तो इस समय पे क्या है, लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पत्थरों का यूज़ करते थे, गुफाएं बनाना। ठीक है,
बोझा ढोने के लिए गाड़ी बना ली, पत्थर का पहिया बना लिया, ठीक है, जानवरों का शिकार करने के लिए कुछ हथियार बना लिए पत्थरों से। तो ये सब भी हमें कैसे पता चला, जो उनके अवशेष मिले उनके साथ हमें ये चीज़ें भी मिली हुई हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड की भी हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमें कुछ चित्रकारी वगैरह मिली तो है, लेकिन हम उसे अभी भी समझ नहीं पाए। अभी भी शोधकर्ता जो है हमारे पुरातत्व विभाग के लोग हैं, वो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। सिर्फ कुछ अवशेष, कुछ कंकालों के जो हमें मिले थे, उनसे हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि उनकी एज कितनी पुरानी है, और उनके साथ जो हमें पत्थर वगैरह मिले उनसे हमने लगाया कि किस तरीके के वो औजार वगैरह यूज़ करते थे। अब आते हैं हमारी मेन कहानी, जो स्टार्ट होती है कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये लगभग 3500 ईस्वी पूर्व के समय की बात है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 3500 ईस्वी पूर्व हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो मैनेज्ड सिविलाइजेशन में एक है। आपने देखा होगा जब भी हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या, सभ्यता। हम ये नहीं बोलते हैं कि उत्तर वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है, पुरापाषाण काल है। सब में हम क्या लगा रहे हैं, काल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, सभ्यता। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो एकदम सभ्य लोग थे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबका जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। जो हमें शहर मिले हैं वो भी एकदम मैनेज्ड शहर मिले हुए हैं। कैसे मैनेज्ड मिले हैं कि वहाँ पे आप देखोगे सारे घर जो हैं वो एक बिल्कुल अरेंज्ड ऑर्डर में बने हुए हैं, सभी के सभी वर्गाकार में बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे एक सामूहिक स्नानागार मिला है, माना जाता था कि भाई पूजा पाठ के समय यहाँ पे लोग यूज़ करते होंगे। भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, हमें कई जगह चावल के अवशेष भी मिले हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि लोग वहाँ पे क्या करते थे, सरप्लस जीवन जीते थे, यानी कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही स्टोर करके रखते थे ताकि आने वाले फ्यूचर की ज़रूरतों को भी वो पूरी कर सकें। तो स्टोरेज रूम भी मिले हैं जहाँ पे हम मान सकते थे कि यहाँ पे लोग भंडारण करने का काम करते थे। ठीक है, घर जो थे वो एकदम व्यवस्थित थे। घरों से छोटी छोटी नालियाँ बाहर आती थी, पक्की नालियाँ थी बिल्कुल, जो बाहर आके एक बड़ी नाली में मिल जाती थी। बड़ी नालियों में बीच बीच में थोड़े गड्ढे बनाए गए थे ताकि जो कचरा उनके साथ बह के आए वो वहाँ फंस जाए और बाद में हम उनकी सफाई इजीली कर सकें। जो नाली थी वो सिटी के बाहर दूर वेस्ट पानी को निकालती थी। ठीक है ना, तो ये सभ्यता कैसी थी, एकदम मैनेज्ड थी। सारी चीज़ें फ्यूचर को देखते हुए सब चीज़ व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है ना, अब क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इजी वे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन बाद में कुछ समय बाद कहीं से कुछ लोग आए जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, और ऐसे ही चल के हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। तो अभी तक कंफर्म नहीं है एक्चुअल, इसकी कोई करेक्ट थ्योरी अभी तक नहीं मिली है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसे ख़त्म हुई। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आर्यंस आए थे, शायद उन लोगों ने इनको परेशान करना शुरू किया, उसके कारण सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सभ्यता क्या है, पानी में दफन हो गई थी। तो इसकी हमारे पास एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम इन डेप्थ बिल्कुल डीप इनसाइड इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बाद में, जब आर्यंस लोग यहाँ पे आ गए, तो उस टाइम पीरियड में एक अलग सभ्यता चली थी। ठीक है ना, एक चीज याद रखना, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से लोग नहीं आए थे। जब उस सभ्यता के लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो वो दूसरी जगह जाएंगे ही क्यों। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लोग आए थे वो बाहर से ही कहीं से आए थे और यहाँ आके फिर बस गए। तो जब वो लोग आते हैं, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय की बात थी। तो उस समय का जो टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक है ना, अब ऋग्वैदिक काल क्या था, ऐसा टाइम था जहाँ पे हम वापस कहाँ, अनमैनेज्ड की तरफ चले गए थे। कोई भी चीज़ व्यवस्थित रूप में नहीं थी। ठीक है, नए लोग आ गए। अब यहाँ पे क्या होता था, सब अपने अपने 150 लोगों का एक ग्रुप बना लेते थे और ग्रुप में घूमा करते थे। ठीक है, एक जगह स्थायी रूप से रहने नहीं था। ठीक है, अब घूम रहे हैं तो क्या करोगे, जानवर ले रहे हैं, जानवरों को लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कभी यहाँ चराया फिर कभी दूसरी जगह चले गए। तो इस समय तक क्या था, लोग खेती से परिचित नहीं थे।
जो मेन काम था वो क्या था, जानवरों को लेके घूमना, उनको चराना, ठीक है, और अपनी नीड्स को फुलफिल करना, मतलब खाने पीने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, साथ में जानवरों को भी रख लिया तो जानवरों को भी लेके घूम रहे हैं। अब क्योंकि खेती से परिचित नहीं थे, तो इस समय पे कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये कैसे जानते थे, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा जानवर उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी माना जाता था और उसी को ग्रुप का मुखिया भी माना जाता था। अच्छा, इस समय जब लोग घूमते थे 50-100 लोगों का ग्रुप बना के, तो उन ग्रुप्स को क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था जन। ठीक है, जो लोगों का वो ग्रुप होता था उसको बोलते थे जन, जो एक से दूसरी जगह पे ऐसे ही घूमते रहते थे। अच्छा, इस समय पे जो सिस्टम वो यूज करते थे वो कौन सा सिस्टम था, सबसिस्टेंस सिस्टम था, जीवन निर्वाह प्रणाली, यानी कि हम आज खाना की तलाश में घूम रहे हैं, आज मिलेगा, खाएंगे पिएंगे, कल फिर हम कल के लिए खाने के लिए फिर ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इस समय तक जो लोग थे वो कैसे थे, बिल्कुल फ्री थे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कैटेगरीज थी, जो हमारी 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, तो ये जो कैटेगरीज थी ये कास्ट सिस्टम पे नहीं थी, कास्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी। यहाँ पे आपके काम के हिसाब से आपकी कैटेगरी होती थी। अगर आप पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, अगर आप कैपेबल हैं कि आप पढ़ा सकें, तो आप ब्राह्मण हो गए। अगर आप युद्ध करना चाहते हो, आप युद्ध में निपुण हो, आप रक्षा करना चाहते हो, तो आप क्षत्रिय हो गए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप वैश्य हो गए, अगर आप व्यापार करना चाहते हो, और जो इन तीनों की हेल्प करता था वो शूद्र हो जाता था। तो यहाँ पे कास्ट जैसी कोई चीज नहीं थी, ये 4 कैटेगरीज थी, लेकिन वो काम के हिसाब से डिसाइड की गई थी और हर आदमी फ्री था। ये चारों कैटेगरी के लोग समान माने जाते थे। आप अपने काम के हिसाब से अपनी कैटेगरी बदल सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पिता जो है वो ब्राह्मण है, वो पढ़ाना लिखाने का काम करते हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करना, आपको बिजनेस करना है, या आप सोच रहे होगे कि मैं रक्षा करूंगा, युद्ध करूंगा, तो आप क्षत्रिय बन जाओ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन तीनों की हेल्प करूं, तो आप शूद्र बन जाओ। आपको बिजनेस करना है तो आप वैश्य बन जाओ। मतलब यहाँ पे जो कास्ट थी वो होती ही नहीं थी, सिर्फ लोगों को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था, और ये जो कैटेगरीज थी वो किस बेसिस पे डिवाइड होती थी, उनके काम के बेसिस पे डिवाइड होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा आता है कि आप ऋग्वैदिक काल और उसके बाद का जो पीरियड है, जिसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, लगभग 1000 से 600 बीसी के बीच वाला जो टाइम पीरियड, उसको आप एक साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं है। तो आप चाहो तो बस 2 कॉलम बनाओ, एक साइड उत्तर वैदिक काल हो गया, एक साइड ऋग्वैदिक काल हो गया, और आप उनको साथ में कंपेयर कर सकते हो। तो देखो, जब मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक के बाद में आता है क्या, उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1000 से 600 बीसी के बीच वाला टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंज आ जाते हैं। कैसे चेंज आ जाते हैं कि भाई अभी जो कैटेगरी थी वो वर्ग के हिसाब से थी, कब, जब हम ऋग्वैदिक काल में थे। यहाँ पे क्या हो गया, वो कास्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे एक चीज आती कि वर्ड लगा हुआ है वैदिक, ऋग वैदिक काल। तो क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी। किसने किया था, आर्यंस ने लिखा था। ऐसा माना जाता है कि वेद लिखा था जिसमें उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे थे कि कोई काम किस तरीके से होगा, कब होगा, क्यों होगा और कैसे किया जाएगा। तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने लिखे थे। उनको भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से वेद लिखे, कैसे लिखे गए और उनमें क्या क्या है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बस थोड़े बहुत चेंज हुए। उन चेंज के कारण क्या हो गया, उसका नाम उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक पड़ गया। तो अभी हमने पढ़ा, जब ऋग्वैदिक काल था तो वहां पे लोग कैसे थे, जानवरों को लेके यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, एक जगह स्टेबल नहीं थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लोग एक स्थान पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में लोग ऐसे भगवानों की पूजा करते थे जो सामने दिखते हैं, जैसे इंद्र भगवान हो गए, बारिश आपको दिखती है।
अग्नि हो गए, वायु हो गए, जल हो गए, सूर्य देवता हो गए, तो इनकी पूजा की जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे भगवान बना लिए गए। क्यों बना लिए गए? क्योंकि देखो, जब हम ऋग्वैदिक काल में थे तो उस समय हम क्या थे? फ्री थे। आप जो चाहो वो काम कर सकते हो और उस हिसाब से आप कैटेगरी आपकी बन जाएगी। लेकिन जब हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए तो यहाँ पे कैटेगरीज क्या हो गई? कास्ट में कन्वर्ट हो गई। अब क्योंकि ये कास्ट में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन रहेगा? ब्राह्मण रहेंगे। तो यहाँ पे लोग क्या है, अपना मुनाफा देखना स्टार्ट कर लिए थे। लोग सोचते थे कि हम कैसे फायदा उठा सके। तो यहाँ पे ब्राह्मण्स लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नए देवी देवता बना लेते हैं, बहुत सारे यज्ञ बना लेते हैं, पूजा पाठ बना लेते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये पूजा करो, ये हवन करवाओ, इससे आप प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे नए नए पूजा पाठ ऐड हो जाते हैं, ठीक है, नए नए भगवान बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया भाई, जब आप ऋग्वैदिक काल में थे तो वहाँ पे क्या चल रहा था? बस जानवरों को लेके घूमना, खेती एती का कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन जब आप यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आते हो तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है भाई, अब आप एक जगह स्टेबल हो गए हो, तो आप क्योंकि एक जगह रहने लगे तो आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लोग खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कैसे स्टार्ट करते हैं? उत्तर वैदिक काल के समय तक क्या हो जाता है, लोहे की खोज हो जाती है, लोगों को लोहा मिल जाता है, और क्योंकि लोहा मिल गया तो अब वो औजार बना लेते हैं और उससे खेती करने लगते हैं। ठीक है, इस समय तक क्या हो गया था? अब जब हम उत्तर वैदिक काल में थे, सॉरी ऋग्वैदिक काल में थे, तो वहां पे जो 50-100 लोगों का ग्रुप था उसको हम क्या बोलते थे? जन बोलते थे, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया, वो लोग सेटल हो गए। तो ऐसे ही छोटे 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 जो जन थे उनको मिलके क्या बनता था? जनपद बनता था। ठीक है, हर जनपद का अपना एक मुखिया होता था जिसका काम क्या होता था? अपने अंडर के लोगों की सेफ्टी देखना, उनको खुश रखना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, यही जो जनपद थी, ये छोटी छोटी जनपद मिलके एक महाजनपद बनाने लगी, और उस महाजनपद का क्या होता था? एक राजा होता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिस्टम और आ गया था, क्योंकि कैटेगरी जो है वो कास्ट में कन्वर्ट हो गई थी, तो अब यहाँ पे जो राजा है उसका बेटा राजा बनने वाला सिस्टम शुरू हो गया था। मतलब हमेशा राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो आप क्या करते हो? उसकी केयर नहीं करते, फिर आपका काम क्या हो जाता है? उसको और बढ़ाने का। ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में क्या था भाई, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा जानवर वो ग्रुप का मुखिया कहलाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो अब जो दूसरे राजा होते थे, जो नए राजा बनते थे, वो अपनी प्रजा की खुशहाली को ध्यान ना रख के वो क्या चाहते थे कि मुझे अपने आप को खुश करना है। और आप अपने आप को खुश कैसे करोगे? चीजें बढ़ा के। तो यहाँ पे लोग क्या सोचने लगे थे अब कि भैया हमारा ग्रुप जो है, मेरा जो महाजनपद है वो तो है ही, अब क्यों ना मैं दूसरों का महाजनपद अपना लूं, मैं ये भी अपने में शामिल कर लूं, मैं उसको भी अपने में शामिल कर लूं। तो अब यहाँ पे लोग क्या अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पंडित लोग हो गए थे, उन्होंने बहुत सारे धर्म बना लिए थे, बहुत सारी पूजा बना ली थी, तो जो हमारे नीचे तबके के लोग थे, जैसे क्षत्रिय हो गए या शूद्र हो गए, ठीक है ना, तो ये लोग अब क्या इनसे परेशान होने लगे थे। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप परेशान होगे तो आप क्या करोगे? एक समय तक सहन करोगे, उसके बाद आप अपना इजी वे ढूंढोगे कि भाई हम कौन सा नया रास्ता अपना सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे बहुत सारे नए धर्म बने, जिसमें से दो सबसे फेमस हुए थे, क्या? जैन धर्म और बुद्ध धर्म। इस समय पे कब? उत्तर वैदिक काल में दो धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़े थे। ठीक है, इनका विकास बहुत ज्यादा हुआ, और इन धर्मों को जो अपनाने वाले सबसे ज्यादा लोग थे वो या तो क्षत्रिय थे या फिर शूद्र थे। ठीक है, इन्हीं में से लोग निकल के आए। क्यों निकल के आए? क्योंकि हमने पढ़ा है भाई, आप जब परेशान करोगे तो हम इजीएस्ट वे ढूंढेंगे। अब पंडित जो ब्राह्मण लोग थे वो परेशान करने लगे, ये पूजा करो, वो पूजा करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो लोग क्या करने लगे, भैया कौन सा रास्ता हमारे लिए सेकंड ऑप्शन?
और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बना था, उनको बनने का मेन कारण यही था कि भैया हमारे पास आओ, हम आपको क्या देंगे, फ्रीडम देंगे, आप जैसे जीना चाहो आप वैसे जी सकते हो, जो करना है करो। ठीक है, तो लोगों को लगा ठीक है भाई हमारे लिए सूटेबल है, तो लोग जैन धर्म और बुद्ध धर्म की तरफ जाने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या होती है भाई, देखो सभी लोगों की जरूरतें एक सी नहीं होती। जरूरी नहीं कि जिस काम को करके आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं उस काम को करके दूसरा भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने धर्म से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से जो ब्राह्मण थे वो तो सेटिस्फाइड थे, लेकिन जरूरी नहीं ना कि ब्राह्मण सेटिस्फाइड है तो बाकी भी सेटिस्फाइड हो। तो इसके कारण क्या होने लगा, लोग दूसरे धर्मों पे जाने लगे। वैसे ही अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो चाहे हड़प्पा सभ्यता हो चाहे ऋग्वैदिक सभ्यता हो, इस टाइम पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, फ्रीडम दी जाती थी, भाई आपको पढ़ना है पढ़ो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ऐसी चीज नहीं रही, ये भी चेंज हो गई, हम और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। ठीक है, अनमैनेज्ड तो थे ही, उसमें भी हमारी कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। महिलाओं की पढ़ाई बंद हो गई, आप घर पे बैठो घर के काम करो। ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह था वो बंद हो गया, भाई विधवा का पुनर्विवाह नहीं होगा। सती प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, सती प्रथा आप सभी जानते हो क्या होती थी, तो इस समय तक सती प्रथा भी स्टार्ट हो गई थी। तो हम अनमैनेज्ड की तरफ तो थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंडीशन हमारी और ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, और जो बची कुची कसर थी वो आगे जब ब्रिटिश आते हैं तो वो फुलफिल कर देते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना, जब ब्रिटिश आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वो क्यों आते हैं कैसे आते हैं। तो ब्रिटिश के आने का यहाँ पे मेन रूल जो रहता है वो शासन करना नहीं होता, उनका मेन पर्पस क्या होता है, बिजनेस करना। लेकिन आगे जाके कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं जिसके कारण उनको रूल करना पड़ जाता है। ठीक है ना भाई, जब राजा आएगा तो राजा का काम ही है रूल करना, वो रूल करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स के केस में क्या होता है, उनका मेन काम था बिजनेस करना, लेकिन वो आते हैं, कुछ कंडीशंस बनती जिसके कारण फिर वो रूल करते हैं। ठीक है, अब जो ये टाइम पीरियड था 1000 से 600 बीसी के आसपास, तो 600 बीसी का जो टाइम पीरियड था उसको हम धार्मिक आंदोलनों का भी समय कहते हैं। ठीक है, धार्मिक आंदोलनों का समय। इस समय पे बहुत सारे आंदोलन हुए। ठीक है, और इस टाइम तक आते आते लगभग 62 नए धर्म बन चुके थे। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, शैव धर्म, ऐसे करके बहुत सारे धर्म बन चुके थे। ठीक है ना, तो ये था हमारा ओवरव्यू टोटल किस तक का, उत्तर वैदिक काल तक का, कि भाई कैसे हम सबसे पहले कहाँ पे आए, पुरा पाषाण काल, फिर पाषाण काल, फिर आती हड़प्पा सभ्यता जो एक मैनेज्ड सिविलाइजेशन थी, उसके बाद ऋग्वैदिक काल आ गया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आ गया, और अब आगे जाके हम कहाँ आएंगे, जो हमारे महाजनपद थे और उनके राजा हुए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद और उनके राजाओं के बारे में। अभी हम समझ लेते हैं कि टोटल कितनी महाजनपद उस समय थी। तो देखो हमने पढ़ा है कि जो लोग थे उनका ग्रुप क्या कहलाता है, जन कहलाता है। ठीक है, और उन्हीं छोटे छोटे ग्रुप मिलके क्या बनाते थे, जनपद बनाते थे। मतलब आसपास के 3-4 ग्रुप मिलके एक जनपद हो गया। फिर ऐसे ही छोटी 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 जो आसपास की जनपद हुआ करती थी, ये मिलके क्या बनाती थी, महाजनपद बनाती थी, और इस महाजनपद का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, अब 600 बीसी के अंत तक की अगर हम बात करें, 600 बीसी के बाद का जो समय था, उस टाइम तक लगभग 16 महाजनपद बन चुकी थी, जो भारत के देश के अलग अलग कोनों में थी। ठीक है, उस समय देश जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, एक लैंड था, सब अलग अलग सेपरेट थे, और सबका एक ही काम रहता था कि हम इसको कैसे अपने में मिला लें। तो एक देश तो था ही नहीं, देश में बहुत सारे छोटे छोटे महाजनपद थे, और हर महाजनपद अपने आप में क्या था, सेपरेट था। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ चुके, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे हमको क्या बनाना है, माइंड मैप बनाना है। तो देखो ये होता है माइंड मैप। हम क्या करेंगे, चीज़ों को एक छोटे से प्लान में हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें मैंने हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। भाई हमारी जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, मैनेज से अनमैनेज की तरफ गई, और अब हम मैनेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारी हिस्ट्री का मेन पर्पस क्या था, हमेशा वो हार्ड से इजी तरफ की तरफ जाने की कोशिश करती है, वो हमेशा इजीएस्ट वे फाइंड करने की कोशिश करती।
जो मैनेज सिविलाइजेशन थी उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हड़प्पा सभ्यता, और ये टाइम पीरियड कितना था, 3500 ईस्वी के आसपास। उसके बाद आती है क्या, ऋग्वैदिक काल। कब, जब आर्यंस यहाँ पे आ जाते हैं और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। जब ऋग्वैदिक काल शुरू होता है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1500 से 1000 ईस्वी तक। इस समय पे क्या था, लोग स्थायी नहीं थे, वो घूमा करते थे। इन लोगों के ग्रुप को क्या बोलते थे, जन बोलते थे। इनका मेन काम क्या रहता था, जानवरों को लेके घूमना यहाँ वहाँ। ठीक है, जो कैटेगरीज थी वो किसके हिसाब से थी, वर्क के हिसाब से चलती थी। आप जिस काम में हो उस हिसाब से आपकी कैटेगरी होगी। उसके बाद ऋग्वैदिक काल के बाद जो टाइम पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। और जो ये उत्तर वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड कितना था, 1000 से 600 ईस्वी तक। इस टाइम पीरियड तक क्या हो गया था, कैटेगरी जो थी वो कास्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी, बहुत सारे नए भगवान बन गए थे, लोहे की खोज हो चुकी थी, लोग स्थायी रूप से रहने लगे थे, खेती से परिचित हो चुके थे लोग, अब खेती करने लगे थे। दो मेन धर्म उठ के आए, एक जैन धर्म और दूसरा बुद्ध धर्म। ठीक है, धार्मिक आंदोलन हुए इस टाइम पे, और लगभग कितनी 62 नए धर्म बने। ये जाति नहीं, ये धर्म होंगे। ठीक है, और जो ये धर्म बने इसके बाद क्या हुआ, लोग धीरे धीरे अलग अलग महाजनपदों में बंटने लगे। तो महाजनपद का उदय कैसे हुआ, भाई जो लोगों का ग्रुप था वो मिलके क्या बना, जन बना। जन का ग्रुप बन के महाजनपद बना, सॉरी जनपद बना। और जनपदों का ग्रुप बन के क्या बना, महाजनपद। और हर एक महाजनपद का क्या होता था, एक राजा होता था। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व के लास्ट तक, मतलब 600 ईस्वी पूर्व कंप्लीट होने के बाद अगर हम बात करें तो इस समय तक लगभग लगभग 16 महाजनपद बन चुकी थी जो देश के अलग अलग कोनों में थी। ठीक है ना, अब उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी महाजनपद थी, उसमें से मेन कौन थी, उसके राजा कौन कौन आए। ठीक है, वहां पे कौन कौन से नए राजाएं आए और उन राजाओं ने क्या काम किया। फिर आगे आके हम धीरे से कहाँ आएंगे, राजा कंप्लीट करने के बाद जो हमारा ब्रिटिश रूल था उसमें आएंगे, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री हमारी जो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी एक टाइमलाइन बनाएंगे, एक इंट्रोडक्शन देते चलेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब हम इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करें तो आप रिलेट कर सको, अच्छा ये काम इस टाइम पीरियड पे हुआ था, इस टाइम पे ये ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है ना, तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम इन डेप्थ जाएंगे। तो हमारा जो ओवरव्यू रहेगा वो इतना रहेगा कि जो आपके छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे वगैरह, तो इनमें आप ओवरव्यू से ही कंप्लीट कर लोगे। इन डेप्थ उनको जाने की ज़रूरत है जो पीएससी या यूपीएससी वगैरह एग्जाम को फोकस कर रहा है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।